हेलो, कैसे हैं सब। अब तो आपका सिलेबस ख़त्म होने को आ गया। व्यतिकरण के कुछ न्यूमेरिकल हैं। आज की क्लास का कंटेंट दे देता हूँ, आज की क्लास क्या क्या होने वाली है। व्यतिकरण के 3 न्यूमेरिकल आए हैं, एक केस स्टडी आया है, 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में कवर करूँगा व्यतिकरण का पूरा चैप्टर। इसी वीडियो में आज कवर होगा लास्ट वाला पोलराइजेशन का भी पूरा चैप्टर। करीब करीब 1 घंटे का टाइम लेंगे। कंप्लीट फिनिश ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद आपको तो पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बस केवल एग्जाम्पल बता करके मैं आपको क्वेश्चन लगाने के लिए बाध्य कर दूंगा। इसके बाद परमाणु की संरचना, स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति आउटलाइन करूंगा, लेकिन बेसिकली इसको आर के सर पढ़ाते हैं हमारे चैप्टर बढ़िया से। वो है ही क्लास 11 का पूरा कंटेंट है इसमें। परमाणु संरचना क्लास 11 की अगर आपने सर से पढ़ी है तो कंप्लीट स्टडी वहाँ हो चुकी है। एक दिन नाभिक की संरचना 10 मिनट, उसी वीडियो में कवर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। और 1 दिन का बचा है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। इतना पढ़ाने के बाद हम आपका सिलेबस कर देंगे स्टॉप, और आप करेंगे हमारा इंतज़ार और हम भी करेंगे आपका इंतज़ार। एक यूनिट आखिरी के लिए जिसका नाम है संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। आपको इंतज़ार तब तक करना होगा जब तक मोदी जी कह नहीं देते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है। एक ये आखिरी यूनिट 8 नंबर की होगी, और इस 8 नंबर की यूनिट को आपको हम एक वीडियो क्लास में तो पढ़ाएंगे ही नहीं, सभी को 1 दिन के लिए, चाहे देश में चाहे विदेश में जहाँ भी रहता हो, सभी को प्री इन्विटेशन दिए दे रहा हूँ। 1 दिन सबको आना ही होगा। हाँ, चाहे जहाँ रहते हों आप, 1 दिन सबको हमारे पास आना ही होगा, क्योंकि उसकी वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा ही नहीं सेमीकंडक्टर की। सभी बच्चों को 1 दिन के लिए हमारे पास आना होगा, तो वो 1 दिन के लिए, यानी कुल मिला के जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अभी समय तो काफ़ी है, दिवाली के बीच में 14 दिन, मुझे लगता है कि 7-8 तारीख तक हम आपका सिलेबस बाइंड अप कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद आप अपने सिलेबस को रिस्टार्ट मोड में अपना एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अपनी बैकअप लेक्चर से उसको तैयार करते रहिएगा। ठीक, जो हमारी क्लास चल रही है उसी क्लास में हम आपको एक्टिवेट कर देंगे, उसी क्लास को, लाइव क्लास जो हमारी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, या अभी दिवाली के बाद एक नई क्लास शुरू होगी, उसी क्लास में मैं कैमरा इंस्टॉल कर दिया करूँगा स्पेसिफिक, और आप उसको स्टार्ट करके एंजॉय कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। और नहीं तो इसमें आपके सारे क्लास इंस्टॉल हुए पड़े हैं, आप पढ़िए। जो बच्चे आफ्टर टाइम में बचे रहेंगे उनके लिए क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। इसकी स्थिति क्या हो गई है, इसको मैं हटा दूं, इसके टुकड़ों को। अब ठीक है, अब आसान हो गया ये। चलो शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा चैप्टर जो चल रहा था उसकी एंडिंग है। इसमें एक केस की स्टडी बाकी है, हनी ने भेजा है। उस केस की स्टडी कर दूं पहले मैं उसका मतलब समझा दूं वो क्या है। एक एग्जाम्पल 20 है मेरी किताब में, आपकी किताब में क्या है डजेंट मैटर। मैं सवाल पढ़ता हूं, आप पकड़िएगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया गया है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। स्लिटों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजें दिखाई देती हैं। पर्दे पर फ्रिंजें दिखाई देती हैं। एक स्लिट के सामने 0.2 मिलीमीटर मोटी एक पारदर्शी कांच की प्लेट रखने से फ्रिंजों में 5 सेंटीमीटर का विस्थापन हो जाता है। 5 मिलीमीटर का विस्थापन। पारदर्शी प्लेट के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो एक न्यू केस स्टडी है, मैं पहले समझा देता हूँ। इसका एक डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन हमारा तजुर्बा है कि इस डेरिवेशन को ना पहले कभी पूछा गया है और नए वाले से तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है। मैं पहले भी कभी इस डेरिवेशन को तवज्जो नहीं देता था, कभी कभी करा दिया करता था, लेकिन अब की बार कराने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जान लीजिए
ये था यंग का द्विक स्लिट प्रयोग। ये दोनों होती थी स्लिटें, स्लिटों के बीच की दूरी को कहते थे आप स्मॉल डी बोलते थे, स्लिटों से पर्दे की दूरी को बोलते थे कैपिटल डी। यहाँ बनती थी केंद्रीय उच्चिष्ठ यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो भी फ्रिंज यहाँ बनती थी, दीप्त या अदीप्त, दीप्त या अदीप्त, अगर दीप्त बनती थी तो दीप्त फ्रिंज की लोकेशन के लिए फार्मूला मिलता था एम डी लेमडा बाई डी। अदीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला मिलता था m माइनस 1/2 डी लेमडा बाई डी। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक मिलता था सिर्फ डी लेमडा बाई डी। आज एक नई नाटक आ गई है। उस नए नाटक में क्या हुआ है, बोला इस व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर एक पारदर्शी प्लेट रख दी जाए, क्या रख दी जाए, पारदर्शी प्लेट जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी मोटाई टी है, अपवर्तनांक यन है, अपवर्तनांक यन है, तो जो एक यमवी ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही थी वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाती है, वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। उसी फ्रिंज शिफ्ट को हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितना वो ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला जब डेरिवेशन करता हूँ तो मिलता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी n-1 इंटू टी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है। इस चैप्टर में अगर इसको और लगाना है तो जैसे वो 3 केस याद कर रखे थे, एक चौथा केस स्टडी कर लीजिए कि अगर किसी फ्रिंज को इन व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर टी थिकनेस का कोई ट्रांसपेरेंट सीट रख दिया जाए, कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, कांच की सीट रख दी जाए जिसका अपवर्तनांक यन है, तो जो फ्रिंज पहले यक्स पर बन रही थी वो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो जो ये शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पर थोड़ा और ऊपर, उसी को फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं, ऊपर चली जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यन वाला एक ट्रांसपेरेंट सीट रखने से ये फ्रिंज थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। जो ऊपर की शिफ्टिंग है उसको x0 कहा गया, वो कैपिटल डी बाई डी n-1 इंटू टी कहलाया। राइट, अब आगे, अब आपसे क्वेश्चन में कहा है, मैं स्टडी कर देता हूँ। कह रहा है यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया गया है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, मतलब आपको स्मॉल डी बताया है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। स्लिट से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा पर्दा, तो स्लिटों से पर्दे की दूरी को बताया है फिलहाल 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का बना दें मीटर। स्लिट के सामने 0.02 मिलीमीटर मोटी, तो जो ये सीट भरी गई है, सीट रखी गई है, इसकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर, तो मीटर करवा दीजिए। पारदर्शी प्लेट रखने से फ्रिंजों में 5 मिलीमीटर का विस्थापन हो जाता है। तो जो फ्रिंज शिफ्ट होती है x0, यानी फ्रिंज कितना आगे पहुंच गई है, वो बता रहा है 5 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का। तो आपसे प्रश्न पूछा है पारदर्शी प्लेट का अपवर्तनांक, पारदर्शी प्लेट का, तो आपको x0 दे दिया गया है, कैपिटल डी दिया गया है, स्मॉल डी दिया गया है, स्मॉल टी दिया गया है। टी इज़ द थिकनेस ऑफ सीट। तो अब बचा क्या है निकालने को, तो इस अपवर्तनांक को निकालना है, डेटा में भर दीजिए, आंसर आपके सामने मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट एक स्टडी में रह गई थी, तो इस स्टडी में एक फार्मूला याद रखिएगा, x0 बराबर कैपिटल डी बाई डी। देखो सब में चल रहा था, इसमें भी है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म है n-1 इंटू टी, इसमें कहीं n और t नहीं आए हैं। यहाँ n क्या है, इसका अपवर्तनांक, t क्या है, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस। तो एक केस स्टडी हो गया, बाकी इसको इग्नोर करिएगा, आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं। पहले तो मैं बाकायदे इसका डेरिवेशन भी कराया करता था, ये शिफ्टिंग इतनी आई कहाँ से, तो फिलहाल आप भूल जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। और 2 सवाल पीयूष ने भेजे हैं, मैं उनका डिस्कशन कर देता हूँ। हमारी किताब में 25-27 है नई वाली में, और पीयूष की किताब में 27-31 था क्या शायद। मैं दोनों की स्टडी कर देता हूँ, दोनों के बारे में बता देता हूँ, फिर आज आपको मैं व्यतिकरण पढ़ाऊँगा। व्यतिकरण के बाद आपको इसी चैप्टर में पोलराइजेशन आज की वीडियो में मिलेगा, यानी 3 चैप्टर का कंबाइंड एफर्ट मिलेगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।
कह रहा है एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश दो समांतर स्लिटों से जिनकी परस्पर दूरी 0.02 मिलीमीटर है गुजरता है। 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर एक अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। 6000 तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए फ्रिंज का अंतराल क्या हो। सुनिएगा, आप यंग का एक द्विक स्लिट प्रयोग कर रहे थे जिसमें स्लिटों के बीच की दूरी बताई गई है प्रश्न में। ये स्लिटें होती थी, एक का नाम S1 दूसरे का नाम S2 और स्लिटों के बीच की दूरी। सवाल को पढ़िए, लिखा है संकीर्ण स्लिट से प्रकाश गुजरता है दो समांतर स्लिटों में जिनकी परस्पर दूरी 0.2 मिलीमीटर है। मिलीमीटर का हम मीटर बना देंगे। 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर, कितनी दूरी पर, पर्दा कैपिटल D 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर दूरी पर्दे पर दो लगातार अदीप्त फ्रिंजें, दो लगातार अदीप्त फ्रिंजें। तो तुमको पता है जब दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल देते हैं तो भी वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, और दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालते हैं तो भी वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो प्रश्न लिखा हुआ है दो अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, मतलब वो फ्रिंज की चौड़ाई इनडायरेक्ट तरीके से आपको बता रहा है जो कि 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर को मीटर बना दिया गया। तो बोला वेवलेंथ का परिकलन कीजिए। तो सरल सा सवाल था, आपको W चाहिए, W बराबर D लैम्डा बाई D। ध्यान रखिए, कभी भी आपसे कहता है दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो वो भी फ्रिंज की चौड़ाई है। डेरिवेशन देखा होगा आपने, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए मैंने यमवी दीप्त फ्रिंज में m-1वीं दीप फ्रिंज की पोजीशन हटाई थी। अगर ये 10वीं थी तो 10वीं में 9वीं हटाया था, तभी तो फ्रिंज की चौड़ाई आई थी। और चाहे आप अदीप्त वाला केस लगवा दो तो भी वही आएगा, फ्रिंज की चौड़ाई D लैम्डा बाई D। अब आपको W दे दिया है, आपको कैपिटल D दे दिया है, आपको स्मॉल d दे दिया है, तो क्या बचा है। वेवलेंथ निकालने को कहा था, वो इमीडिएट कैलकुलेट करिए और आंसर पाइए। हो गया, ये निकालना था तो लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, आंसर में जल्द निकल जाएगा। दूसरा सवाल है, कह रहा है इसी प्रैक्टिकल में अगर वेवलेंथ 4000 की, 4000 तो ये आया है, कह रहा है 6000 का डालते तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए नया व्यंजक बनाते, जहाँ कैपिटल D को 1 लिखते, लैम्डा 6000 यूज कर लिया गया है, एंगस्ट्रॉम के मीटर बना देते, अपान स्मॉल d की जगह पर 0.2 × 10 की घात -3 है। कैलकुलेशन करते आंसर आपके सामने होता 3 मिलीमीटर, यानी 3 × 10 की घात -3 मीटर। हो गया। एक सवाल था, ये हमारी किताब में 25 था और पीयूष की किताब में शायद 27 था। इसके बाद एक और ऐसे ही छोटा सा सवाल है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए हैं आप। न्यूमेरिकल तो इसमें था ही नहीं, W बराबर D लैम्डा बाई D, X बराबर M D लैम्डा बाई D, M-1/2 D लैम्डा बाई D, और इसमें न्यूमेरिकल का कंटेंट नहीं होता है कुछ। कह रहा है द्विक रेखा छिद्र जिनके बीच की दूरी 0.30 मिलीमीटर। आपकी किताब में 31 है, मेरी किताब में कुछ और हो सकता है। कह रहा है एक द्विक रेखा छिद्र हैं जिनके बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर, स्मॉल d की वैल्यू 0.30 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मीटर बनाएंगे। 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट, डाल 50 सेंटीमीटर दूरी से प्रेक्षण लिए गए, मतलब कैपिटल D 50 है, जहाँ पर्दा होगा वही तो 50 है, सेंटीमीटर की दूरी से प्रेक्षण लिए गए। व्यतिकरण प्रतिरूप की दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी का, अच्छा तो कह रहा है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी क्रमागत हुई कि नहीं हुई। दूसरी अगर दीप्त फ्रिंज है और फिर तीसरी है, तो दूसरी से तीसरी के बीच की दूरी जो भी होगी वो फ्रिंज की चौड़ाई के रूप में होगी ना। आपसे फ्रिंज की चौड़ाई पूछी गई है, जो फार्मूले में डाल देने से D लैम्डा बाई D आपके पास है, लैम्डा आपके पास है, स्मॉल d आपके पास है, कैलकुलेशन चलिए क्यों नहीं।
10 की पावर -2। बस ऐसे ही अब हो गया है। लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर बनवा दीजिए, और स्मॉल डी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर के भी आपने मीटर बना रखे हैं। इसको उड़ा दीजिए तो -5 पावर हो जाएगी, इसको उड़ा दीजिए -7 पावर हो जाएगी। -5 पावर -7 पावर को खा के -2 पावर बना देगी, नहीं बना देगी। इसको 0 इसके साथ कर दीजिए, चाहे 0 उड़ा दीजिए। 3 दूनी 6, 2 नेगेटिव मिलके 4, 10, 5 दूनी 10, 10 की घात -4 मीटर, जिसको आप बाद में कह सकते हो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ये इसका आंसर था, जिसको 0.10 सेंटीमीटर भी कह दिया है। 1 मिली 10 इतना मीटर कहिए, चाहे आप इसे 1 मिलीमीटर कहिए और चाहे इसे 0.1 सेंटीमीटर कहिए, एक ही बात हो गई ना, सब हो गया। तो 2 सवाल भेजे गए थे। एक सवाल हनी का डाउट था, कंसेप्चुअल डाउट था, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दी। जो सवाल डाउट फंसे हुए थे उनको बता दिया। इस चैप्टर में और कोई एक्सेस कंटेंट हमारे पास नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम होगा विवर्तन। 15 मिनट का चैप्टर है, किताब लेके बैठ जाइएगा सभी लोग। इस चैप्टर को, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अपनी किताब उठा लेंगे। किताब में देखिए ये पुराना सिलेबस है, नए सिलेबस में तो बिल्कुल चीज़ों को छोड़ा ही गया, सब कुछ छोड़ ही दिया गया है, केवल विवर्तन की परिभाषा छोड़ी गई है, लेकिन मैं आपको कंटेंट आउटलाइन कर दूंगा। पुराना सिलेबस देखिए, एकल झिरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। चैप्टर का नाम है विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन, अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन। आपको याद होगा जब हमने नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया था, पहला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का, तो उसमें प्रकाश की प्रकृति बताई थी। बताया था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो ये सारी बातें हो गई थी। इसके बाद 3 हेडिंग्स रह गई थी। कहा था प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये 3 बातें मैंने आपको छोड़ दी थी। तो अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। जब 2 समान आवृत्ति की तरंगें एक माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम, कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम। जहाँ तरंग की तीव्रता अधिकतम वहाँ संपोषी व्यतिकरण और जहाँ न्यूनतम वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण क्या होता है ये चैप्टर चल रहा था। इसके बाद एक हेडिंग उसमें आई थी प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का, तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है वो अभी बताता हूँ। और इसके बाद एक और हेडिंग आई थी प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। जब प्रकाश के ध्रुवण की बात करेंगे तो वो भी आज के ही वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसे आप समझिए। पहले समझिए डिफ्रैक्शन होता क्या है। कभी घर में रहिए, सुबह सुबह सूरज की रोशनी आती रहती है, छोटा सा छेद होता है दीवार में, आपकी छत में दिखा है, बड़ी तेज़ी से एक बीम जैसी दिखती है। छेद छोटा होता है जिससे लाइट आ रही होती है। छेद दीवार में है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है। लेकिन जब आप उसको देखते हैं, जब वो ज़मीन पर आके पड़ता है तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। छेद से बड़ी जगह हो जाती है, छेद से बड़ी जगह हो जाती है। तो इसको डेफिनेशन में कहा गया, जब कोई प्रकाश किरण किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है, तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है, तो वह मुड़ जाती है। वह बाहर की तरफ क्या होती है? मुड़ जाती है। ये परावर्तन नहीं है, ये अपवर्तन नहीं है, ये डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन है। जब कोई प्रकाश की किरण छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे, जैसे ये किताब है हमारी, इसका ये पेज हो, इधर से लाइट आ रही हो इसके ऐसे पैरेलल, तो जब इस तीक्ष्ण किनारे से गुजरेगी तो ऐसे टर्न मार जाएगी, ऐसे टर्न मार जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी छोटे छिद्र
अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो वह बाहर की तरफ मुड़ जाती है, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। आपसे कोई कहता है विवर्तन की परिभाषा बताओ, क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है, तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो वह बाहर की तरफ मुड़ जाती है, बाहर की तरफ। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। बेसिकली अगर मैं सही अब बात करूं तो आपके सिलेबस में इस चैप्टर का इतना ही कंटेंट बचा है, और इसके पहले कभी अगर बात मैं करूं कि इस चैप्टर से कभी कुछ आया है तो केवल 1 नंबर में यही आया है, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। 1 नंबर का चैप्टर है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। 1 नंबर में हमेशा यही आया है, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो हमें लगता है चैप्टर खत्म हो गया। प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, तो क्या आया इसमें? जब कोई प्रकाश की किरण किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरती है तो वह बाहर की तरफ मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो सही मायने में बात करूं तो इस चैप्टर की कहानी अपने यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा था तो ये हो गई ख़त्म, सत्य यही है। क्योंकि अब इसमें मोस्टली टाइम इसके पहले कभी कुछ बनाया नहीं है, और तो हमें लगता है नए सिलेबस में इसको बिल्कुल इग्नोरेंस पर रख दिया है, कोई अर्थ नहीं है। फिलहाल आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर का कंटेंट है। किताब लेके बैठ जाएं। अगर अभी आपने वीडियो शुरू कर दिया हो और किताब आपके पास ना हो तो किताब लेके बैठें, तभी बात मजा देगी। प्रकाश का विवर्तन तो समझ गए कि नहीं? कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह बाहर की तरफ मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। ये भी हमारे बोर्ड में जब प्रायोरिटी के साथ रखा जाता था तो कभी कभी आता था, फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। अगली हेडिंग डाल देना फ्रेनल, और ये आपको किताब से लिखना होगा। फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन, इस वाली किताब से देखो। तो इसमें देखिए एक पैराग्राफ लिखा होगा, बस अगली हेडिंग पर चले आइएगा। ये पैराग्राफ एज इट इज़ लिखना है आपको, बिल्कुल सिमिलर कंटेंट लिख देना है। इसमें कोई काट छांट नहीं करनी है, कोई जोड़ना घटाना नहीं है। इस चैप्टर की थ्योरी में इतना कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल लिख देना है आपको। विवर्तन की घटना को 2 भागों में विभक्त किया गया है, फ्रेनल विवर्तन तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। कभी कभी आया है ये, इसलिए कह रहा हूँ। फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाता है, दोनों विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं। इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात आपाती तरंगाग्र गोलाकार अथवा बेलनाकार होता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तनकारी अवरोध और द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत और पर्दे को 2 लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं, जिससे आपाती तरंगाग्र समतल होता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए आप सीधे अपनी बुक के साथ चले जाइएगा, एज इट इज़ कॉपी कर दीजिएगा। मेरा बहुत इंटेंशन इस चैप्टर को अब पढ़ाने में बचा नहीं है। रियली डिफ्रैक्शन पहले भी बहुत बॉटम पर होता था,
अब बिल्कुल बॉटम पर है, डेफिनेशन याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण कार्नर से होकर गुजरता है तो बाहर की तरफ मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। फिर इसके बाद तुम्हारा शौक हो तो फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन का ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। करेक्ट। इसके बाद इसमें एक और आया है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। अब इस एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये आगे एक ज्यामितीय व्यवस्था बनाई गई है। बनाई गई दिख रही है। एकल झिल्ली के द्वारा प्रकाश का विवर्तन अगले पेज में होगा। ये जो डायग्राम बना हुआ है डबल लेंस वाला, ज्यामितीय व्यवस्था वाला, इसको बस जस्ट बना लेना और एक आध पैराग्राफ का थोड़ा बहुत कंटेंट ऐसे ही एज इट इज लिख लेना जो तुम्हारा मन करे, ठीक। और इसमें कोई कंसेप्ट, कोई कहानी नहीं आती है, इसको लिख लेना ऐसे ही। फिर मैं रैंडम तुमको जब एक आध दो न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा। वैसे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन छोड़ करके इसके पहले भी कुछ पूछा नहीं गया है। इन्फॉर्मेशन के तौर पर कभी कभार आप जब अगर पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन आएगा, राइट। और बिल्कुल अभी सिलेबस में कल वॉच कर रहा था, इसमें प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा, ये भी सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन हम तुमको पढ़ा दे रहे हैं ये होता क्या है। तो प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और दूरदर्शी की विभेदन सीमा, दो चीज़ें हम आपको बताते हैं, समझिए। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, आखिरी हेडिंग होगी इस चैप्टर की, प्रकाशिक। कोई चैप्टर नहीं है, बार बार मैं फोर्स कर रहा हूं आपको। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। विभेदन माने विभेद करना, यानी अलग अलग देख पाना, अलग अलग। तो आपकी आंख भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र ही है, नहीं है? चलो, गिन के बताओ पार्थिव कितना है, गिनो, गिन के बताओ कितना है। और आप लोग भी अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो गिन के बताइए कितना है। कितना है? 20। बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट है। मतलब आपकी आंख की जो रिजॉल्विंग पावर है, विभेदन क्षमता है, वो बहुत अच्छी है, एकदम एक्यूरेट है। मतलब आप अगर इतनी दूर पर बैठे हुए हैं और वहाँ से अगर आपने इसको गिन लिया एक्यूरेसी के साथ ही कितने हैं, तो आपकी आंख की जो विभेदन क्षमता है, विभेद कर पाना यानी दोनों को अलग अलग देख पाना। थोड़ा और दूर चले जाते तो वहाँ से भी हमें लगता है थोड़ा सा गिन ही लेते, लेकिन और दूर चले जाते तो फिर आपको ये सब मिली हुई महसूस होने लगती है। समझ रहे? अभी इतनी दूर बैठे थे तो आपने लगभग इसे एक्यूरेसी के साथ गिन लिया। हाँ, शायद इनको ना समझ में आए, लेकिन अगर आपकी आंखें, क्योंकि अब स्क्रीन है, वो कैमरा है, कैमरे ने पकड़ा है, फिर और उसी को देख रहे हैं आप, तो वो मशीन है, वो एक यंत्र है। और आँख, मनुष्य की जो आँख है वो बिल्कुल ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है। आँख का मेगापिक्सल बहुत होता है ना, कितना होता है? लोग कहते हैं 524 मेगापिक्सल होता है, हैं? आँख का जो मेगापिक्सल होता है 524 से, कैमरा तो हमें लगता है 12 मेगापिक्सल होगा। हाँ, तो कैमरे और आँख में अंतर होता है। तो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की को दो चीज़ों को अलग अलग देख पाना ही उसकी विभेदन, विभेद माने उनको अलग अलग देख पाना ही विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन तो लिखा भी होगा, देखो, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। लिखा है विभेदन क्षमता, हेडिंग है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, लिखा हुआ है। उसमें एक स्टेटमेंट एक लाइन का लिख लीजिएगा, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की
क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। करेक्ट है। आपने देखा कि आपने 2 ही नहीं बल्कि 20 चीज़ों को अलग अलग देख करके गिन लिया। मतलब आपकी आँख की जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत अच्छी है। बहुत, जिसकी आईसाइट कमज़ोर होती वो दोस्त बिल्कुल नहीं गिन सकता था इसे, या आप और दूर तक चले जाते तो आप खुद भी नहीं गिन पाते, इसे नहीं गिन पाते ना, ये आपको मिली हुई महसूस होने लगती। तो विभेदन क्षमता समझ में आ गई, क्लियर है। इसके बाद विभेदन सीमा। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा दूरदर्शी की होती है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। अभी प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता हो गई, ये हेडिंग ऊपर वाली लिख लेना। इसके बाद नीचे एक ब्लैक कलर की एक और हेडिंग लिखी हुई, किताब सभी से बच्चों से कह रहा हूँ उठा कर रख लो। बस कुछ थोड़े कंटेंट, 3, 4, 5 लाइन का कंटेंट इस चैप्टर में आपको केवल अपनी कॉपी पर नोट करना है। अगर प्रकाशिक यंत्रों के विभेदन क्षमता हो गई हो तो उसके नीचे एक और डार्क ब्लैक लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2 वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी। जब वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा, उस यंत्र की विभेदन सीमा कर, कभी विभेदन क्षमता पूछ देता था, कभी विभेदन सीमा पूछ देता था। अब नए सिलेबस में इन दोनों को जगह बिल्कुल नहीं दी गई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आप इसे लिख के रख लीजिएगा। ये फर्दर भी किसी काम का नहीं है हमारे, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। जो एक डार्क लाइन ऊपर लिखी थी वो लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके नीचे वाली डार्क लाइन लिख लेना। 2 वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, 2 वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जब वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। उस यंत्र की विभेदन सीमा, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होती है, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। लिख लिया क्या, दिख रहा है? ये पैराग्राफ के दोनों कंटेंट, तो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक साथ कवर हो जाएंगे। एक कंबाइंड हेडिंग बना सकते हैं आप इसको, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता तथा विभेदन सीमा। एक ही हेडिंग कर देना विभेदन सीमा, और एक हेडिंग में पहले ऊपर की एक लाइन का एक पैराग्राफ लिखना, किसी प्रकाशिक यंत्र की 2 समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरा वाला, 2 वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जब वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, तो उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। ये किताब इसलिए लेकर खड़ा हूँ ताकि आपको किताब का कंटेंट नज़र आए और आपको उसी से लिखना है। और इस चैप्टर में बहुत डीप कंटेंट नहीं है, कोई एक्सेस कंटेंट भी नहीं है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको सिर्फ लिख के रख लेना, ये आपके काम का नहीं है, लिख लेना मेरे काम का नहीं है, ठीक है। बस कभी कभार ऐसे आई गई बात है, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की कोई बाध्यता नहीं है। बस ये चैप्टर में इतना ही कभी पहले भी पढ़ाया करता था, आज भी आपको उतना ही पढ़ाया। लेकिन एक और बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने चल रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम हमने दिया है प्रकाश का ध्रुवण। इसे आप आज पढ़िए, वाकई बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ने में बड़ा आनंद भी आएगा और ये आपको आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर दिलाएगा। फिर इसके बाद हम आपको एक दिन पेपर की एनालिसिस करा देते हैं। रे और वेव ऑप्टिक्स के सेक्शन को पूरा पेपर से वर्कआउट करके आपको दिखाता हूँ कल कि आपके पेपर में क्या क्या आया है, ओरिजिनल पेपर में क्या क्या लास्ट ईयर पूछा गया है और आपने कैसे कैसे उसे पढ़ लिया है। कल मैं आपको इस पूरे 14 नंबर के सेक्शन को, जिसे मैंने 15-20 दिन में पढ़ाया है, इस पूरे 14 नंबर के पोर्शन को हम आपको करके दिखाएंगे। आज ये वेव ऑप्टिक्स का आखिरी चैप्टर आपके लिए पेश कर रहा हूँ, प्रकाश का ध्रुवण। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सरल है, बहुत कम समय में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। तो आपने जब सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ा था, पहले दिन वाला, जिसमें
नेचर ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे, हाइगन प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ऊपर से प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये वो क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का निपोरा होता है, लहसुन होता है, बैंगन होता है। उससे पीछे एक और चीज़ आई थी, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो अब प्रकाश की सारी प्रॉपर्टी एक एक करके आ गई हैं। आखिरी प्रॉपर्टी प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो आज आपको समझना है प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो सुनो, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, ये एक बिल्कुल बेसिक सा थॉट है, उससे हम तुमको समझा देते हैं। व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसे खूब अच्छे से तैयार करिएगा। इस चैप्टर में कोई चीज़ काटिए छाटिएगा नहीं, बहुत काम की चीज़ है आपका ये चैप्टर। तो सुनो, पहले ये प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। जब सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरता है, किससे गुजरता है, टूरमैलीन क्रिस्टल, टूरमैलीन क्रिस्टल। अब ये कैसा होता है, आज तक मेरी भी तलाश जारी है। मैं देश की कई अच्छी जगह की लैबों में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी लैब ने टूरमैलीन क्रिस्टल नहीं दिखाया है। तो दुखी मैं भी हूँ थोड़ा कि आज तक मुझे टूरमैलीन क्रिस्टल देखने को नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करता हूँ कुछ क्रिस्टल जैसा होता होगा। अब देखा नहीं है तो इमेजिन ही करेंगे कैसा होता होगा। क्रिस्टल समझते होंगे आप, तो कुछ लोग ऐसे गले में पहने रहते हैं, है ना, वो कहते हैं क्रिस्टल पहने, तो उसी तरह का कुछ होता होगा। तो टूरमैलीन क्रिस्टल एक डिवाइस होता है। अब कैसा होता है, किस मटेरियल का बना होता है मैंने देखा नहीं आज तक, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। जब साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश, देखिए जो अध्रुवित प्रकाश होगा वो चारों तरफ ऐसे निकल रहा होगा, जैसे सूरज की रोशनी होती है, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश होता है, कुछ इस तरह से निकलता है क्या चारों तरफ, बताइए। इस निकलने वाले प्रकाश को जो ऐसे से दिखा रहा हूँ, इसे हमारी फिजिक्स के इस चैप्टर की भाषा में इलेक्ट्रिक वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर। क्या नाम देते हैं इसका, इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो सुनो, जब साधारण या अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरता है, तो टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरने के बाद केवल वही प्रकाश बाहर आ पाता है जिसका नेचर यानी जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में तुमने सुना होगा, वे तरंगें जिनके चलने की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे पर लंबवत होती है। ये तरंग बढ़ते ही आगे को, कंपन या तो ऊपर को होता है या तो नीचे को। देखिए ये सारी लाइट्स यहाँ से एंट्री मारती है, लेकिन टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरेगी सिर्फ वही लाइट जिसका नेचर सिर्फ ट्रांसवर्स होगा, जिसका नेचर सिर्फ ट्रांसवर्स होगा। तो कैसे लिखते हैं, जब आपसे कोई कहता है कि प्रकाश का ध्रुवण समझाइए, प्रकाश के ध्रुवण को समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे। जब साधारण प्रकाश तथा अथवा अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरता है, तो केवल वही प्रकाश बाहर आता है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। या इसको दूसरे शब्दों में कह दें, केवल वही प्रकाश बाहर आता है जिसकी अक्ष टूरमैलीन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होती है, टूरमैलीन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होती है। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, यह घटना प्रकाश का, और ये जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखिए किताब की भाषा भी मैं पढ़ देता हूँ, एग्जैक्टली यही लिखा होगा, कुछ और नहीं होगा। प्रकाश का ध्रुवण, पढ़ लें, ढूंढ लें, हाँ देखिए लिखा होगा। जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलीन क्रिस्टल पर डाली जाती है, तो प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। ये मैं अंडरलाइन कर दूं क्या,
जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमेलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो प्रकाश की तरंग केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। मिला क्या? शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश की तरंग की कंपन की गति की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। इस प्रकार ऐसी तरंग को समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो अब इसे ज़रूरी नहीं कि किताब की भाषा में आप याद करें, आप प्रकाश के ध्रुवण को समझें। क्या समझें? जब सामान्य प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजरता है तो केवल वही प्रकाश बाहर आता है जिसकी अक्ष टूरमेलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होती है। यह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश और यह पूरा घटनाक्रम प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। प्रकाश का, तो यही शब्द आप एक लाइन की डेफिनेशन में लिखिएगा। तो आपको प्रकाश का ध्रुवण समझ में आ गया। जब कॉमन लाइट किसी टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजरती है तो केवल वही प्रकाश बाहर आता है जिसकी अक्ष टूरमेलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होती है। टूरमेलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होती है, क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश, और ये पूरी घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। करेक्ट है। इसके बाद एक बहुत छोटा सा चैप्टर है 15 मिनट का, और कुछ कहना नहीं है। तो प्रकाश का ध्रुवण समझ में आ गया। डायग्राम बना के यही स्टेटमेंट लिखने हैं बस। इसके बाद एक बहुत खास कंसेप्ट है, उसको लिखना है बिल्कुल 100%। मतलब आप ये तैयार करिए, आपके 2 नंबर हमेशा रखाए मिलेंगे। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और ब्रैकेट में है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इन्हीं साहब के हवाले होंगे। ब्रूस्टर का नियम, तो सुनो। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ब्रैकेट में है ब्रूस्टर का नियम। बहुत बार यही आता है कि ब्रूस्टर का नियम लिखिए, ब्रूस्टर का, और एक पीछे न्यूमेरिकल पूंछ में लगा देता है, तो सवाल 2 नंबर का बनता है। ये चैप्टर 2 नंबर का है। कुछ भी आएगा 2 नंबर का आएगा। बहुत सरल, 3 हेडिंग पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। सुनिएगा, आपने सुना है जब प्रकाश किसी तल से अपवर्तित होता है, प्रकाश किसी तल से अपवर्तन होता है, तो पूरा प्रकाश अपवर्तित नहीं होता है, पूरा प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित होता है और कुछ हिस्सा परावर्तित भी हो जाता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है और कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। कुछ हिस्सा, यदि परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के बीच का कोण ठीक 90 डिग्री हो, ठीक 90 डिग्री हो, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ब्रूस्टर ने कहा, एक विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के बीच का कोण ठीक 90 डिग्री होता है, तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। मेरी बात समझिएगा। अगर आप किसी अपवर्तक पृष्ठ पर एक विशेष कोण पर, उस विशेष कोण को पोलराइजेशन एंगल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पोलराइजेशन एंगल। जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण एक विशेष कोण पर पड़ती है, विशेष कोण पर पड़ती है, और अपवर्तित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश आपस में कितने डिग्री के एंगल पर होते हैं? अपवर्तित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण के बीच का एंगल जब ठीक 90 डिग्री होता है, तब परावर्तित प्रकाश
पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। यानी एक कॉमन लाइट आ रही थी तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड हिस्सा है, अगर ये एंगल ठीक 90 बना है, अगर ये एंगल, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका नेचर कैसा होगा, ये पूरी तरह से पोलराइज लाइट होगी, यानी कॉमन लाइट नहीं होगी। ये ब्रूस्टर ने बताया, हम नहीं बता रहे। ब्रूस्टर ने क्या कहा, किसी विशेष आपतन कोण पर, किसी विशेष आपतन कोण पर, देखिए ब्रूस्टर का नियम पढ़ता हूँ, एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। लेकिन मैं इसे हमेशा पूरा बोलता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण एक विशेष आपतन कोण पर किसी अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। जब अपवर्तित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण का बीच का एंगल ठीक 90 डिग्री होता है, ठीक, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। कहते हैं कि विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ये गड़बड़ हो जाता है, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो इन्होंने लिखा है ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किसी एक विशेष आपतन कोण पर किसी अपवर्तक पृष्ठ पर गिरता है तो उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। और जब परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का एंगल ठीक 90 डिग्री हो जाता है तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। तो परावर्तन का नियम कहता है अगर ये आईपी है तो इसका भी नाम आईपी ही होना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और इसका नाम तो अपवर्तन कोण है आर, बोलो। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग टू हमें कहना चाहिए आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 बराबर 100। ये और ये तीनों कोण जुड़ करके कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं आई पी प्लस आर बराबर 90। तो आई आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 90 माइनस आई पी के बराबर हो गई क्या, 90 माइनस आई पी, करेक्ट है। तो तुमको तो अपवर्तन के नियम के साथ जाना है अगर, तो n बराबर तो हमेशा तुमने साइन आई अपान साइन आर के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ आई की जगह क्या होने वाला है, आई पी। और अपवर्तन कोण जो साइन आर होने वाला है, साइन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस आई पी, 90 माइनस, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉस आई पी हो जाएगा। साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा। तो ये वो महान फार्मूला है जो इस चैप्टर के छोटे छोटे झंडू बाम न्यूमेरिकल बस लगा के ख़त्म कर देगा, बड़े प्यार से ख़त्म कर देगा। कैसे न्यूमेरिकल होंगे ज़रा आप भी देखिएगा। अब अगर कहेगा कि एक अपवर्तक पृष्ठ पर ध्रुवण कोण का मान 30 डिग्री है, ध्रुवण कोण का मान, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो अब एन आई पी की जगह 30 रख दी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब कभी अपवर्तनांक दे देगा तो आपसे पी पूछवा लेगा। अब इस चैप्टर में इसी के न्यूमेरिकल होंगे। अब इस चैप्टर हमेशा 2 नंबर आपको देता है। अब इसमें 2 नंबर का सवाल होगा तो कैसे पूछेगा, कहेगा ब्रूस्टर का नियम लिखिए, ब्रूस्टर का, और उसे निगमित कीजिए, तो हो सकता है उसी के 2 नंबर हो जाएं। या केवल कह देगा ब्रूस्टर का नियम लिखिए और पीछे पूंछ में एक न्यूमेरिकल जोड़ दे, ये दे दे तो ये पूछवाए, ये दे दे तो ये पूछवाए। तो क्या कहोगे, एक बार फिर से सुन लो। जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण एक विशेष कोण पर आपतित होती है तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। मैं कभी इतने के पक्ष में नहीं होता हूँ, मैं हमेशा इसको कहता हूँ जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर एक विशेष कोण पर आपतित होती है तो उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है और कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। जब अपवर्तित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण ठीक 90 डिग्री होता है, ठीक
90 डिग्री होता है, तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। यानी ये एंगल अगर 90 नहीं होगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित नहीं होगा, यानी पोलराइज लाइट नहीं होगी। तो अब तुमको पता है ये परावर्तन का मामला है या अपवर्तन का मामला है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये IP, ये 90, ये R, तो तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया, तो यहाँ से R का मान निकाल लिया। तुमको तो अपवर्तन सिद्ध करना था, n बराबर हमेशा की तरह sin I अपन sin R, R की वैल्यू वहाँ इंप्लीमेंट करें तो n बराबर आ गया tan IP। इस चैप्टर का मोस्ट वन हॉट वन कंसेप्ट है जो आपको समझाया जाएगा, बता दिया, ठीक है, इसको भी लिख लेना। इसके बाद सीधे चलिए इस चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट, बाकी फर्जी नौटंकी लिख रखी है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको वेरिफिकेशन के लिए मैं पेपर ज़रूर करवा दूंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि नहीं यही सब कुछ आया है जो सचान सर ने पढ़ाया है, तभी हमारी नोट्स छोटी होती ना। फर्जी का किताब उठा के कंटेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो, एक बहुत आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर की दे रहा हूँ, मेलस का नियम। मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस। मेलस है साइंटिस्ट, लॉ ऑफ मेलस, मेलस का नियम। बाकी बचे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के यही टॉपिक लगवाएगा, मेलस का नियम। अब मेलस का नियम पहले क्या है, पहले सुन लो फिर समझाता हूं। सुनो, इसका नाम है टूरमैलिन क्रिस्टल। क्या नाम है इसका, टूरमैलिन क्रिस्टल। अब इस टूरमैलिन क्रिस्टल की मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रकाश को ध्रुवित करने के काम आता है, प्रकाश को ध्रुवित करने के काम आता है। यानी कोई कॉमन लाइट अगर आप यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे जिसकी लाइट सभी डायरेक्शन में निकल रही होगी, लेकिन जैसे वो लाइट टूरमैलिन क्रिस्टल से पास होगी तो केवल वही प्रकाश बाहर आएगा जिसकी अक्ष टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर है। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, ये घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, करेक्ट। लेकिन इधर देखिए, एक और टूरमैलिन क्रिस्टल हम लाएं और उस टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष इस वाली क्रिस्टल की अक्ष के साथ कुछ कोण बनाए, इस वाली अक्ष के साथ कुछ कोण बनाए। अगर इस ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो इस वाले टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने के बाद इस जगह पर जो प्रकाश निकल रहा है, अब ध्रुवित प्रकाश है तो दोबारा ध्रुवण तो होगा नहीं, लेकिन जो फिर से प्रकाश इस क्रिस्टल से निकलेगा उसकी तीव्रता साहब मेलस ने बताया इन दोनों टूरमैलिन क्रिस्टलों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सुनो, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा I0, कांस्टेंट आएगा I0। मैं तुमको एक प्रैक्टिकल बिहेवियर दिखा देता हूँ। वो प्रैक्टिकल बिहेवियर क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये अध्रुवित प्रकाश की बात करता हूँ तो यहाँ से ध्रुवण के बाद जो प्रकाश प्राप्त हुआ है इसकी तीव्रता कितनी मिली है, I0। और इस टूरमैलिन क्रिस्टल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो तीव्रता आपको प्राप्त होगी उस तीव्रता कितनी होगी पता लगाना चाहता हूँ। तो इस फार्मूले से ही पता लगेगी, I बराबर I0 का स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना है, 60 का 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। यानी जब यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी गुना होगी, 1/4 गुना। अगर इसके साथ इसकी अक्ष को बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री की टर्न मार दिया होता तो थीटा अगर 90 होता तो काश 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता तो यहाँ कोई प्रकाश प्राप्त ही नहीं होता, यानी उसकी तीव्रता 0 हो जाती है। तो डिपेंड करता है इनके बीच का कोण क्या है। तो इसको हमारी फिजिक्स की टेक्निकल भाषा में कहा गया पोलराइजर। क्या नाम दिया गया, पोलराइजर। पोलराइजर इसको कहा गया एनालाइजर, इसको कहा गया
एनालाइजर। हिंदी में भी हमें लगता है पोलराइजर और एनालाइजर ही है। इसका नाम हिंदी में ध्रुवक होगा, इसका नाम विश्लेषक होगा। कहेगा ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण इतने डिग्री है। अगर विश्लेषक पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता I0 है, प्रकाश की तीव्रता, तो यहाँ पर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता बताइए, तो कौन सा फार्मूला बताएगा? I0, I बराबर I0 cos थीटा। अब देखिए मैं मैलस का ला पढ़ देता हूँ, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता रहा है और आएगा। इस चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल इसी फार्मूले के साथ जाएंगे, इसी फार्मूले के साथ जाएंगे। क्या है? जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर पड़ता है, सुनिएगा, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, यही तो है, किसी विश्लेषक पर गिरता है, किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा और विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर अर्थात ध्रुवण की दिशा के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखा है ना? तो ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख करके बाद में I बराबर I0 साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा लिख करके गुजर जाना। आपके ला ऑफ मैलस की समाप्ति हो जाएगी। यानी पोलराइजेशन का चैप्टर कुल 3 कंटेंट से बना है। सबसे पहले ध्रुवण क्या होता है, फिर है ब्रूस्टर का नियम और तीसरा है मैलस का नियम। अब तुमको इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल होंगे ज़्यादातर तो n बराबर tan IPC आ जाएंगे, n बराबर, और बाकी बचे I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा से आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक आध सवाल NCERT ने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है। हम चाहते हैं कि आप पहले एग्जाम्पल खुद लगा लें और फिर हमारे सामने खुद क्वेश्चन रखें। आप नहीं रखेंगे तो हम ढूंढ के रखवा ही करेंगे वो सवाल। एक बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम्पल 10 नई वाली किताब में। एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 क्रॉसित पोलराइड रखे हैं। केवल इसी सवाल की उम्मीद आप हमसे करिएगा, बाकी आप सारे सवाल जहां क्रॉसित पोलराइड आ जाए, जैसे एग्जाम्पल 7 भी वही ये क्रॉसित पोलराइड रखे हैं, तो इन्हीं 2 सवालों की उम्मीद और गुंजाइश तो हमारे साथ है, जो कल की लाइव क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। बाकी n बराबर tan IP, मतलब 15 मिनट का समय दे देंगे, चैप्टर के न्यूमेरिकल लग जाएंगे। डिफ्रैक्शन का कोई न्यूमेरिकल लगाना नहीं है। इंटरफेरेंस पूरा हो गया है, इंटरफेरेंस, और आपको तो पता है उसमें हाइगेंस के चैप्टर में न्यूमेरिकल था ही नहीं, n बराबर C/V था। तो कुल मिला के वेव ऑप्टिक्स फिनिश हो गई है। अब एक अगली लाइव क्लास में हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे आपका कंटेंट, बोर्ड का पेपर, कि देखिए आपने बोर्ड के पेपर में क्या क्या पढ़ लिया है, कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या बचा हुआ है। करेक्ट? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वेव ऑप्टिक्स के समापन के साथ आपके पूछने पर निश्चित तौर से इस वाले चैप्टर के 2 या 3 न्यूमेरिकल हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन जब आप भेजेंगे वो क्रॉसित पोलराइड वाला आपको पूछना पड़ेगा, बाकी सब हलवा है, कंसेप्ट हो चला है। हमारी रे एंड वेव ऑप्टिक्स का आज से समापन हो गया है। फिर कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो पूरा वॉच कर लेंगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, कमेंट कर दें। हाँ, शेयर सब्सक्राइब का बहुत बड़ा मैटर नहीं बचा है, कमेंट कर दें। और देखें, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कराना है, हाँ चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कराना है, लोगों को सब्सक्राइब करवा दिया करिए कि यार देख लो इसको, तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना, समझ रहे हैं? तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की लाइव क्लास में आपके साथ। तो अब मिशन है हमारा दिवाली के पहले आपके सिलेबस को पूरी तरह समाप्त करना, एक चैप्टर को छोड़कर, हाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट को छोड़कर बाकी सब हम आपको पढ़ा डालेंगे और फिर आपके पेपर के एनालिसिस कराते रहेंगे बीच बीच में और आपकी तैयारी को दिशा देते रहेंगे। आपके पास वीडियो सारे उपलब्ध हो चुके हैं, जितने वीडियो YouTube पर आए हैं उनकी लिंक आप अपने पास शेयर करके रखिए, उनको डाउनलोड करके रख लीजिए। बाकी सारे वीडियो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। फिजिक्स के, मैथ के लगभग फिनिश की ओर चल रहे हैं हम लोग, ख़त्म ही होने वाला है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा मिशन पूरा होने को है। दैट्स ऑल। ठीक 1 घंटे का वीडियो आज का पूरा।